हाय एवरीवन, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। आज मेरे साथ है एक स्टूडेंट और उसके फादर, एक ऐसी लड़की जिसने बहुत स्ट्रगल किया है, जिसने ड्रीम देखा है 5वीं क्लास से और आज इसने बीकॉम की है। बीकॉम करने के बाद अब ये फ्लाई कर रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मास्टर इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए। तो मैं पहले पारुल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। पारुल बिलोंग करती है सोनीपत एरिया से एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने इससे पूछा तो इसका 5वीं क्लास से ड्रीम था कि ये अब्रॉड जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई बेटा हो या बेटी हो, तो बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही है। और सबसे पहले मैं पारुल के पेरेंट्स को ही सैल्यूट करना चाहूँगा कि जो अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हैं। इवन के जिस एरिया से ये लड़की बिलोंग करती है वहाँ पे बहुत कम गर्ल्स पे ध्यान दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें या फिर प्राइवेट जॉब करें या अब्रॉड कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाएँ। तो वहाँ पे मोस्टली मेंटलिटी यही रहती है कि बेटी को बस शादी के लायक हो जाए, शादी करो और उसके बाद वो अपने घर रहे, ये अपने घर रहे। लेकिन उन सब हर्डल्स को दूर करते हुए एक पहली बात तो इसको ऐसी मेंटलिटी के पेरेंट्स ही नहीं मिले, ऐसी मेंटलिटी के पेरेंट्स मिले जो कहते थे कि बेटा जितना उड़ना चाहती है उतना उड़े, जो करना चाहती है वो कर। तो आज मेरे सामने है पारुल और पारुल के फादर। तो थैंक यू पारुल, आपका वीज़ा लगा है एंड थैंक यू सर, आपने मतलब अपनी बेटी को इतना मतलब ड्रीम देखे हैं कि ये अब्रॉड जाए और अच्छे लेवल पे अपने आप को सेटल करे, आपका नाम रोशन करे। ऐसे बहुत कम पेरेंट्स हैं आज की डेट में। तो मैं पहले आपसे ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपका अपनी बेटी को लेके क्या व्यूज था और किस तरीके से आपने ये कंप्लीट किया। हेलो सर, मेरा नाम प्रदीप राणा है और मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। रेजिडेंस मेरा मलिक कॉलोनी में है, एक लोकल एरिया से रहने वाला हूँ मैं। और मैंने अपनी बेटी के लिए ये सोचा था भी अच्छा करे। कोई भी लोग जो अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं देते, वो चाहते हैं भी शादी कर दें और नफराम हो जाए। लेकिन मैंने अपनी बेटी को अपने बेटे की तरफ पाला। और सर कोई बात नहीं, आप भी कोई दिक्कत नहीं है, काटो मत, ये कटना नहीं चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि क्या फीलिंग्स है फादर की अपने बच्चों के लिए। सर आप बोलिए प्लीज, जो आपने बोलना प्लीज। ऐसा भाई जो अपने समाज के अंदर है वो बेटियों को अपने बेटों से कम मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बेटियाँ बेटों से ज़्यादा हैं। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है उन पर। आप ध्यान दोगे, हो सकता है वो बेटे से अच्छी निकले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, अपनी बेटी को शादी लाख किया, शादी कर दी, उसके बाद कहीं जाओ गड्ढे में जाओ, कोई मतलब नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई अपनी बेटियों की तरफ ध्यान दो, पढ़ाओ। जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की कि हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा ध्यान करेंगी डेफिनेटली। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर कि हर एक आदमी पेरेंट्स ने ये सोचना चाहिए अपनी बेटी के बारे में कि वो अपनी बेटी को पढ़ाए, जितना हो सके मैक्सिमम उस पर ध्यान करें। और समाज को भी एक अलग ही वो मिलेगी। बेटियां पढ़ेंगी तो घर परिवार मजबूत भी होगा, अगला भी होगा, अपना भी होगा। बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो नुकसान ही है। बेटी पढ़ाने से घर नहीं, 2 घर उज्जवल होते हैं, अपना भी और जहाँ बेटियां जाती हैं। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि बेटियां कहीं ना जाके अपने घर में रहें जी, किसी पे बोझ ना बने, किसी के ताने ना सुने। तो मैं कहता हूँ भाई पढ़ो और आगे बढ़ो। गुड सर, आप पढ़ा तो इंडिया में भी सकते थे, आपने बच्चे को अब्रॉड भेज रहे हो पढ़ने के लिए। आपने मतलब अगर इंडिया में भी आप देख सकते थे, मतलब आपने सोचा कैसे कि भाई जैसे जो पढ़ने की बात आ रही है, पढ़ने तो आप इंडिया में ही पढ़ा सकते थे, आपने इनको मतलब अब्रॉड भेज रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो और वो भी मास्टर्स करने के लिए, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ये खुद जाएगी अकेली। और तो आपने ऐसा कैसे सोचा, कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने सपोर्ट करी? सर वैसे मैं जो है ना एक अलग माइंड का आदमी हूँ। मैंने शुरू से ही सोचा था कि बेटी बेटे से कम नहीं रहनी चाहिए और बट बेटी को उसको एक उड़ान दो। गुड, जहाँ तक उड़ना चाहती है उड़ान दो उसको, ना कि घर में एक चूल्हा चौकी में रख के उसको घर तक ही सीमित रखो। नहीं, वो बढ़ेंगी तो हम भी साथ में बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो मैंने सोचा भी बड़ी बेटी को यहाँ से एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा माहौल मिले। माहौल तो यहाँ भी अच्छा है लेकिन एजुकेशन थोड़ी अपने यहाँ कम है, या थ्योरेटिकल है, वहाँ प्रैक्टिकल है। वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी नहीं कहती पापा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो मैंने अब्रॉड के लिए बच्ची को। गुड। तो सर प्रदीप जी, एक वन मोर क्वेश्चन कि
अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी बेटी से कि भाई ये किस लेवल तक जाए और आप कितना और सपोर्ट कर सकते हो? सर अभी बेटी जा रही मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए, और मैं कहता हूँ भैया उसमें जो भी आगे एजुकेशन लेना चाहती है वो मैं सपोर्ट करूँगा अपनी तरफ से, जितना भी होगा मेरा, चाहे फाइनेंशियल लगा लो, वैसे लगा लो, कैसे भी है मैं उनको सपोर्ट करूँगा। और बेटी भी मेरी ये चाहती भी मैं कुछ करूँ पापा के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। क्योंकि जब मैं कुछ करूँगी तो कुछ कर लोगों को, समाज को ये दे पाऊंगी भी मैंने कुछ किया है। सही बात है। तो इसलिए वहाँ के लिए तैयारी करूँ। तो ये थे प्रदीप राणा जी जो कि पारुल के पापा हैं, और आपने देखा होगा कि मतलब कितने बोल्ड, कितने सॉलिड और कितने खुले विचारों के हैं। आज की डेट में मैं मानता हूँ पंजाब में तो फिर भी कहीं है कल्चर के भी वो बेटियों को आगे भेज रहे हैं, लेकिन अगर मैं हरियाणा में खासकर सोनीपत की बात करूँ, रोहतक की बात करूँ, जिंद की बात करूँ, झज्जर की बात करूँ, तो इस एरिया में गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। गर्ल्स को सिर्फ एंड सिर्फ वो सोचते हैं कि भी इनकी 12th हो जाए या बैचलर हो जाए, बैचलर होने के बाद इनकी शादी कर दे। तो आपके सामने एक एग्जांपल है मिस्टर प्रदीप राणा जो अपनी बेटी को अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए भेज रही हैं। और मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बेटी के बारे में ज़रूर सोचें कि बेटी अगर आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दो घर उज्जवल होंगे, जैसे सर ने बताया। एक तो इनके मम्मी पापा का, लेकिन जहाँ इनकी शादी होगी तो वो घर भी उज्जवल होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे फादर आज की डेट में, ऐसी मदर, ऐसे पेरेंट्स बहुत कम है जो अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं। नाउ पारुल आपका टर्न है। आपका ड्रीम कब कैसे स्टार्ट हुआ? When I was in 5th class, उस टाइम पे मेरा एक कज़न गया था, उसके बाद मैंने वो यूके गए थे, उसके बाद मेरे को भी आया कि मैं भी कहीं जाऊँ। उस टाइम पे तो मैं बस यूके था कि मैं यूके जाऊँगी, लेकिन जैसे जैसे ग्रो अप हुई, मैंने कॉमर्स लिया, उसके बाद मुझे लगा कि यूके नहीं, ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेफ्टी लेवल, एजुकेशन लेवल, जो भी लेवल अगर आप कंपेयर करोगे काफ़ी बेटर है बाकी कंट्रीज से। सो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज बेटर वन, और फिर मैंने उसका फाइंड आउट, सर्च आउट करा, तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज द बेटर एंड आई वुड गो देयर। गुड। आपने देखा पारुल, इस बच्ची ने रिसर्च भी कर रखी है। ऐसे भी बहुत से कम बच्चे हैं जो रिसर्च नहीं करते, तो आप यू कैन सी द पारुल जिसने रिसर्च की है। तो पारुल आपकी स्टार्टिंग हुई, आपने आईएलटीएस स्टार्ट किया, आपने बताया कि आपने पहले दिल्ली से स्टार्ट किया था, फिर आप वेस्टर्न ओवरसीज आए और वेस्टर्न ओवरसीज से आपने आईएलटीएस की, और उसके बाद आपका वेस्टर्न ओवरसीज से ही वीजा आया। मुझे थोड़ा सा बेटा दिल्ली के बारे में जरूर बता प्लीज। मैं दिल्ली गई, वहाँ पे एज यू ऑल नो वो तो बिल्कुल हब है हर एक कोचिंग सेंटर का, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जस्ट रश है, उसके अलावा वहाँ इतना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे जस्ट मेरी 2 आवर्स की क्लासेस होती थी। अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज से कंपेयर करूँ तो वो 9 to 6 क्लासेस होती हैं, और एक एक मॉड्यूल को इतना डीपली एक्सप्लेन किया है कि मुझे अभी भी मुझे अगर टेस्ट दे दूँ ना तो मैं उसको कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ में देखो 2 आवर्स में क्या हो सकता है, जहाँ पे 6 to 7 आवर्स में नहीं हो सकता, जो वहाँ पे 2 आवर्स में कैसे होता था। वहाँ पे या तो मेरा रीडिंग राइटिंग होता था या लिसनिंग और रीडिंग होता था। स्पीकिंग तो मेरी पूरे 1 मंथ में कभी भी नहीं हुई। और यहाँ पे मैंने जैसे स्पीकिंग के सेमिनार्स होते थे, डिबेट डिस्कशंस वगैरह होती थी, और फर्स्ट टाइम जब मैंने पार्टिसिपेट किया ग्रुप डिस्कशन में, वहाँ पे मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और मुझे शील्ड मिली, और मुझे खुद इतना कॉन्फिडेंट फील हुआ कि यस आई कैन डू एनीथिंग। पारुल, जैसे आपने बोला दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की क्लास, बेटा आपको पता है रीडिंग 1 आवर का है, उसके बाद डिस्कशन भी होती है। तो कहने का मतलब 2 घंटे तो कहीं ना कहीं रीडिंग मॉड्यूल ले लेता है। एक घंटा बच्चे ने अटेम्प्ट किया रीडिंग मॉड्यूल, और उसके बाद उसका डिस्कशन। तो दिल्ली में 2 घंटे में सिर्फ दोनों मॉड्यूल कैसे कवर हो सकते हैं? वहाँ पे ये था, जस्ट रीडिंग आपको बुकलेट दे दी, यू कैन टेक इट एंड फाइंड द आंसर्स। बट यहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज में पहले आपको बताया कि ये टिप्स होते हैं, ये ट्रिक्स होती है, ऐसे सिनोनिम्स मैचिंग करते हैं। उसमें बस ये नहीं था कि जस्ट टेक दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। उसमें ये था, ये क्वेश्चन है, मैचिंग्स करो, उसमें से कीवर्ड्स निकालो, वहां से मैच करो, वो तब आंसर निकलता था। और एक आर की हमारी रीडिंग होती थी, उसके बाद पूरा मतलब डीप मैनर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न ओवरसीज और दिल्ली? आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न ओवरसीज। आई एम कंपेयरिंग दिल्ली एंड दिस वेस्टर्न ओवरसीज। ओके, तो दिल्ली में एज पर यू सिर्फ लाइक बच्चा अटेम्प्ट करता था,
1 घंटे का, और उसको अटेम्प्ट करने के बाद सिर्फ उसके क्वेश्चन वो बता दिए जाते कि 1 से लेकर 40 तक ये आंसर है, मतलब डिटेल डिस्कशन होता था या नहीं होता था? नहीं, कोई डिटेल नहीं होता था। क्वेश्चंस भी हमें आंसर की दे दी थी कि आप चेकआउट खुद करो, जो आपकी मिस्टेक्स है एक बार उनको रीड आउट कर लो, दैट्स इट। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन। रीड आउट कैसे, मतलब आप कैसे फाइंड आउट करते थे? आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर आपका 40 है या क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका गलत है, तो वो डिटेल में आप कैसे उसको मतलब फाइंड आउट करोगे? जब आपको पता ही नहीं हो गलत है तो कैसे फाइंड आउट करते थे? फिर आपका डिस्कशन क्या? उसमें कोई फाइंड आउट नहीं है, वो जो आंसर की थी बस उसी को पैराग्राफ में देखना था कि ये आंसर ये वर्ड इस पैराग्राफ में गिवन है, और उसको खुद ही रिलेट कर रहे थे कि हाँ ये आंसर हो सकता था। देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ पारुल को, 1 घंटा रीडिंग और 1 घंटा राइटिंग, मतलब 1 घंटा रीडिंग करके सिर्फ उनको क्वेश्चन आंसर मैच कराने होते थे, इसके अलावा वो डिटेल में डिस्कशन नहीं करते थे जैसे पारुल ने बताया। लेकिन अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज की बात करूं तो 1 घंटा बच्चा रीडिंग अटेम्प्ट करता है तो अगला 1 घंटा कम से कम उसका डिटेल डिस्कशन चलता है कि भी क्वेश्चन नंबर 40 गलत है तो उसका आंसर कहाँ से कैसे फाइंड आउट हुआ, 35 गलत है तो उसका कैसे कहाँ से फाइंड आउट किया। राइटिंग के बारे में बता बेटा, राइटिंग में क्या होता था? 1 घंटा था अगेन राइटिंग, और उसके बाद यहाँ तो डिस्कशन भी होता है। बताना क्या डिफरेंस है दिल्ली में और वेस्टर्न ओवरसीज में? राइटिंग भी यही था, जैसे हम अपने स्टार्टिंग से करते आए हैं, राइटिंग ऐसे डिबेट हमने सब मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखे, सेम वही होता था कि जैसे आपने तब अटेम्प्ट किया, अभी आपको बस उसको 3 पैराग्राफ में लिखना है। वो आपको देखो बस ये कि कैसे लिखना है, कैसे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं 180 to 200। पर यहाँ पे बताया कि हाउ टू मेक अ हुक लाइन पैराग्राफ, हाउ टू गिव द कंक्लूजन एंड ऑल आफ्टर दैट। गुड। तो आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, वहाँ तो आपने 2 घंटे में सिर्फ 2 मिनट राइट आपकी स्पीकिंग होती नहीं थी। यहाँ वेस्टर्न ओवरसीज में आपका सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या पैटर्न रहता था, किस तरीके से आपका चलता था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 9 o'clock लिसन चलती थी, उसके बाद आंसर्स मैचिंग होते थे, और जो फिर उसमें बताया जाता था कि जो लिसनर जो स्पीकर होता है उसको केयरफुली देखिए उसमें बोल क्या रहा है, और उसके बाद आंसर्स उसमें भी कीवर्ड्स बना देते, उसके बाद उसका आंसर होता था। आफ्टर डेट वो उसको की आंसर की मैच करते थे। फिर हमारे होते थे रीडिंग के बाद फर्स्ट हमें खुद टिप्स ट्रिक्स जो हमें ऑलरेडी पता होती थी, टीचर जो बताती थी, उसके बाद हमें खुद फाइंड आउट करने होते थे। आफ्टर 1 hour टीचर उसको कराती थी आंसर मैच, उसके बाद 1 by 1 एक एक क्वेश्चन को विद सिनोनिम्स एंड द मैचिंग्स टीचर उसको एक्सप्लेन करती थी, फिर वो होता था। इसके अलावा और ऐसे ही सेम राइटिंग में होता था। राइटिंग में जो टास्क 1 टास्क 2 होता है, टास्क 1 को पहले एक्सप्लेन करता है हाउ टू मेक द लाइन्स सेंटेंसेस, और नए नए जो कीवर्ड्स सिनोनिम्स वगैरह जो होते हैं, और जो जैसे बैंड स्कोर के लिए जो बढ़ने के लिए जो भी होते हैं, कोई भी मतलब न्यू वर्ड्स जो होते हैं और एडिशनल जो भी वर्ड्स होते हैं वो बताते थे। ऐसे टास्क 2 में टास्क 2 को ऐसे रिलेट करते थे, लाइक अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते थे उनके डिफरेंट व्यूज आते थे, उसके बाद जो पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स होते थे उनको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया जाता था। गुड। राइटिंग के बाद आप अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो कितनी बार आपकी वेस्टर्न ओवरसीज में स्पीकिंग होती है? स्पीकिंग मेरी 2-3 बार होती थी। एक तो क्लास होती है, क्लास में पूरा हमें ना एक 2 स्पीच देनी पड़ती थी, और जो भी क्वेश्चंस होते थे वो स्टूडेंट्स खुद आस्क करते थे, वो पूछते थे कि कैसे हाउ टू गिव द आंसर व्हेन वी आर इन अ फाइनल एग्जामिनेशन। और उसके बाद एक 1-to-1 होती थी, वहाँ पे भी 2 to 3 टाइम्स मेरी स्पीकिंग होती थी, और उससे जितनी इम्प्रूवमेंट मुझे मिली है वो मुझे लगता मुझे इवन नॉर्मल क्लासेस से भी मिल जाती है। न्यूज़पेपर रीडिंग भी होती थी? न्यूज़पेपर रीडिंग वो स्पीकिंग के बाद होती थी। न्यूज़पेपर रीडिंग से ही हमें उसमें सारे मॉड्यूल्स कवर अप होते थे। न्यूज़पेपर रीडिंग से हमें पता लगता था कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनके वर्ड मीनिंग क्या होते हैं, और स्पीकिंग में भी हमें काफी हेल्प मिलती थी कि हम ये नया डिफरेंट वर्ड है और इसको हम अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, राइटिंग में और रीडिंग में। जैसे फिर वो सेम वर्ड्स नेक्स्ट डे हमारी रीडिंग में भी आते थे। वो 4:30 पे या इसके आसपास आपकी एक स्पेशल डाउट सॉल्विंग क्लास चलती थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में बताइए प्लीज। डाउट सॉल्विंग में होता था पहले एक जैसे क्वेश्चन टाइप होता है, ट्रू फॉल्स होता है, रीडिंग में मैचिंग्स होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, उनको लेके बैठते थे, उनमें फिर मैचिंग्स करते थे कि लाइक ट्रू फॉल्स है तो वो उसके कीवर्ड्स बना के जो पैराग्राफ में फाइंड आउट करे कि ये कीवर्ड्स A to Z उसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें रीडिंग के भी होते थे डाउट्स, राइटिंग के भी, स्पीकिंग और लिसनिंग, सबके चारों मॉड्यूल्स के डाउट्स होते थे 1 by 1। तो ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके हिसाब से? I think this class was very useful to me and it helps me to enhance my all the knowledge and the power so that it will be helpful in my future life, and now I am very much confident to speak English as well as to fly high.
गुड। सेकेंडली होमवर्क आपको मिलता था अलग से, उसके बारे में बताओ, आप बता नहीं रहे। होमवर्क भी मिलता था, एक बार तो फील होता था कि हम नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स तो नहीं कि हमें होमवर्क भी मिलता था, पर होमवर्क से भी काफी इम्प्रूवमेंट तो आती है कि होमवर्क मिलता था घर जाके, मतलब ये होता था कि हमें ये होमवर्क करना है क्योंकि वो चेक होना था। ये होमवर्क जस्ट एक होमवर्क नहीं था, वो हमारी नॉलेज के लिए, हमारे टेस्ट के लिए बड़ा यूजफुल था। गुड। तो आपने देखा होगा पारुल को, सुना काफी कि कितने डिटेल में, जैसे दिल्ली जाती थी तो दिल्ली सिर्फ 2 घंटे पढ़ाते थे वो, और जिसमें कुछ भी नहीं हो पाया। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, आपकी शायद ग्रामर क्लास भी होती थी, और इसके अलावा क्या नाम है स्पेशल डाउट सॉल्विंग क्लास, और इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग एंड जीडी क्लासेस। तो ये, और इसके अलावा होमवर्क। तो एक स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैं वो गाँव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से, या हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। कल्चर क्या है कि हम इंग्लिश मैन तो पैदा हुए नहीं है, क्योंकि घर का जो माहौल है वो हिंदी बोलने का, हरियाणवी पंजाबी बोलने का लोकल है, तो स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं बच्चे को डिफिकल्टी होती है। तो अगर ये इन्वायरमेंट कहीं मिलता है इस तरह से, अगर 8 घंटे की डेली क्लास होगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट का डिजायर स्कोर आएगा। लास्टली आप आइल्स के बारे में, वेस्टर्न ओवरसीज में अगर कोई करना चाहे, या स्टूडेंट जो करना चाहता है कहीं से भी, या कहीं से कर रहा है, फंसा हुआ है, आप आइल्स के बारे में, वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आइल्स को लेके? I would recommend you all please once visit Western Overseas and find the difference between the Western Overseas and the other branches, and you will going to know each and everything in a detailed manner. And I also recommend you to attend the reality test which is conducted by the Western Overseas, and you get the same environment as you get in your exam. So Western Overseas is the best, so please visit Western Overseas and get desired. पारुल, आपने कभी रियलिटी टेस्ट लगाया वेस्टर्न ओवरसीज का? ये से मैंने एक बार किया था वेस्टर्न ओवरसीज का, उसमें मेरे ओवरऑल 7 रैंक्स आए। तो कुछ बताएंगे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को कि भी रियलिटी टेस्ट में क्या होता है और कैसे होता है? आपको जब फाइनल एग्जाम देने गए थे तो कहीं ना कहीं मैचिंग थी, एक तरह से फाइनल एग्जाम से पहले रिहर्सल मैच लाइक टाइप। क्या बताना चाहोगे रियलिटी टेस्ट के बारे में? जो रियलिटी टेस्ट था उसमें IDP और ब्रिटिश काउंसिल के जो भी डेलीगेट्स होते हैं वो भी आते हैं, और वो अपना खुद एग्जाम पैटर्न लेके आते हैं जो फाइनल एग्जाम में आता है। तो उसमें आपको क्वाइट सिमिलर होगा, वो जैसा आपका वहाँ होगा वही लेवल आपका यहाँ होगा। तो एक बार आप उसको दोगे तभी आपको डिफरेंस पता लगेगा कि आप जो अभी एट प्रेजेंट कर रहे हो और जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है वहाँ से। जी, थोड़ा सा मैं डिटेल में बोलना चाहूँगा। आइल्स रियलिटी टेस्ट होता क्या है कि ये पहली बात तो वेस्टर्न ओवरसीज इस टाइप का टेस्ट कराते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपना डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाते। उनकी अच्छी कोचिंग चलती है, मॉक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जब वो फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो वो अपना टोटल पैसा खराब करते हैं और उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आता। किसी के 4.5 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 5.5 आ रहे हैं, किसी के 6 भी आ गए, लेकिन किसी में 5 रह गए। मतलब जो उस बच्चे को चाहिए, 6 ही चाहिए, 6 नॉलेज देन 5.5 चाहिए, 7 बैंड चाहिए, वो नहीं आ पाते। रीजन कि उसको फाइनल एग्जाम में किस तरीके का इन्वायरमेंट होगा वो नहीं पता होता, और एक तरह से फियर फैक्टर होता है, उसको लगता है पता नहीं वहां पे क्या होगा, और कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। जब अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो फिर बच्चे का डिजायर्ड स्कोर नहीं आता। वेस्टर्न ओवरसीज टाइम टू टाइम इस तरह का आइल्स रियलिटी टेस्ट कराता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं या बाहर किसी और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट करके फेल हो चुके हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जब भी वेस्टर्न ओवरसीज नियर बाय फ्यूचर में कोई इस टाइप का टेस्ट कराएगा तो आप सभी को इन्वाइट करना चाहेगा। उसका फायदा ये होगा कि आपको जो फाइनल एग्जाम में जो इन्वायरमेंट मिलता है वो इन्वायरमेंट मिलेगा। मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो फाइनल एग्जाम जो होता है, जो फाइनल मैच होता है, सपोज करो क्रिकेट का एक मैच है फाइनल, तो फाइनल मैच से पहले एक रिहर्सल मैच भी होता है। तो रिहर्सल मैच से पता लगता है कि बच्चा खिलाड़ी को, प्लेयर को, कि भाई वो कहाँ क्या क्या कमियां कर रहा है और फाइनल एग्जाम में किस तरीके से उसको रिमूव कर सकता है। तो वही सेम एक तरह से हमारा क्या नाम है फाइनल मैच से पहले एक ये रिहर्सल मैच होता है, मतलब सेम पैटर्न पे ये आइल्स रियलिटी टेस्ट होता है जैसे IDP और ब्रिटिश काउंसिल कराता है, सेम वही चलेगा। आपकी एक दिन पहले अपना स्पीकिंग होगी या बाद में स्पीकिंग होगी, और 3 मॉड्यूल सेम डे कवर होंगे, और पूरे अच्छे तरीके से जो इन्वायरमेंट IDP और ब्रिटिश काउंसिल देती है उसी इन्वायरमेंट में आपको उसी पैरामीटर्स पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो अभी नियर फ्यूचर हमारा 2 मार्च और 3 मार्च को वेस्टर्न ओवरसीज यमुनानगर में आइल्स रियलिटी टेस्ट करा रहा है। अगर आप भी आइल्स को देके, आइल्स आपको प्रॉब्लम आ रही है, टाइम टू टाइम आपका अटेम्प्ट कर चुके हो लेकिन आपके पैसे खराब हो रहे हैं,
और आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो आप भी वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच, चाहे जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। जैसे कि फाइनल एग्जाम की फीस तकरीबन 12,650 रुपये है, वो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करके आप इस IELTS रियलिटी टेस्ट में बैठ सकते हैं। आपको सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, वही चीज़ें आपको कराई जाएंगी जो IDP ब्रिटिश काउंसिल फाइनल एग्जाम में कराता है। सेम इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आपकी जो भी फोबिया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी, और वो सॉर्ट आउट होगी तो डेफिनेटली आप फाइनल एग्जाम में अपने आप को प्रूव कर पाओगे, जो भी आप स्कोर लेना चाहते हैं वो स्कोर ले पाओगे। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके वीज़ा के बारे में। आपका वीज़ा आ चुका है, आप अपना देख सकते हैं जी, ये अपना पारुल का वीज़ा है। कॉन्ग्रेचुलेसन। थोड़ा सा बताइए किस कोर्स के लिए जा रहे हो और क्या आपकी एजुकेशन है? I recently completed my Bachelor's of Commerce Honours and now I am going for the Masters of Professional Accounting, Melbourne, Australia. ओके, तो आपने इससे पहले कहीं और से काउंसलिंग दी? दिल्ली से आप बता रहे थे, दिल्ली से आपने काउंसलिंग ली थी, तो क्या था प्रदीप जी, आप बताएंगे प्लीज थोड़ा सा। सर मैंने दिल्ली से बेटी के IELTS वगैरह के लिए किया था, लेकिन वहाँ बैंड स्कोर नहीं अचीव पा, क्योंकि वो इतनी एजुकेशन या पढ़ाई का टाइम जो नहीं दे पा रहे थे वो जी। तो सर 2 घंटे पढ़ाते थे? 2 ही घंटे। वो उनका पैटर्न ही है, दिल्ली का पैटर्न ही है। दिल्ली से हमारे पास काफी सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली से, वहाँ सिर्फ 2 घंटे पढ़ाते हैं। मैंने फिर आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा तो मैंने वहाँ से काफी वो मतलब एक एजुकेशन के लिए या इसके लिए आपके पास में आया था, तो उसमें फिर बेटी ने भी कहा पापा बहुत अच्छी जगह है, और जो है ना पूरा एजुकेशन का पूरा टाइम देते हैं जी जी, 8 से 7-8 घंटे के आसपास एजुकेशन। फिर मैंने बेटी को यही छोड़ दिया था। तो आपने दिल्ली से काउंसलिंग ली थी वीजा के बारे में भी? तो वहाँ ली थी सर, वो जो एक अपने तसल्ली वाली बात थी वो नहीं हो पाई। रीजन सर पता नहीं, ठग के टाइप से बैठे हैं जो मतलब कुछ भी कहते हैं, मेरे को तो इतने पैसे दे दो आप और हम ऐसे करवा देंगे। मगर भाई बिल्कुल नहीं, मैं डायरेक्ट तो यूनिवर्सिटी में पे करूंगा और मुझे साफ सुथरा वो चाहिए, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं कर पाया जी। पारुल, थोड़ा सा डिटेल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपका वीजा कितने दिन में आया? मेरी फ्लाइट 31 जैन को लगी थी और विद इन 11 days, like if we count the working days, within 7 working days मेरा वीजा आ गया। तो अब कैसा फील कर रहे हो? Now I am very much happy and now I am going to prove all the people like girls can do anything and the girls power is the better than the good good good। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को about Western Overseas? Western Overseas is the best institute I ever seen, so please visit here and you will gonna do everything whatever you want to do, and the visa जो भी आपका वीजा होता है वो आपका मतलब विद इन वर्किंग डेज मतलब 7 मैक्सिमम आपका 1 मंथ है, इतने आपका वीजा आ जाएगा। मेरे को खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने खुद भी कि मेरा इतनी जल्दी वीजा आ जाएगा और मेरा 7 days में मेरा वीजा आ गया। Now what is your aim in life? I want to become firstly independent and now I'm going to prove everyone and I'm just like a helping hand for my parents and that's it. Good। तो ये आपने देखा पारुल और पारुल के फादर को कितने अच्छे विचार हैं, और बहुत कम पेरेंट्स हैं जो इस तरह से अपने बच्चे को, अपनी खासकर बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दोज जो मतलब जिनकी बेटियां हैं, अगर वो भी मीन्स लाइक उनसे कुछ होप रखें, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखें, उनके लिए कोई ड्रीम देखें, तो डेफिनेटली उसमें आप थोड़ी सी हेल्प करें तो आपकी बेटियां भी इसी तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। सर पर्सनल जी, जैसे मैं कॉलेज जाती थी, मैंने बैचलर्स की है, वहाँ पे जो मेरा खुद का फ्रेंड्स ग्रुप होता था, वहाँ पे मुझे भी खुद एक अलग से मेरे को बोध करते थे कि तेरे पेरेंट्स ऐसे हैं और हमारे ऐसे हैं, क्योंकि हम भी सेम, वो भी सेम सिटी से बिलोंग करते थे। हम लाइक वहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी बॉयज को देते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने वो प्रूव करा है कि गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। और अब मतलब उसमें भी मुझे ऐसे फील होता था जब वो ये बोलते थे मुझे कि हमारे पेरेंट्स को बस अब ये बैचलर्स होगी, मास्टर्स होगी। इवन मेरी खुद की कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स थी, कई अब उनकी शादी भी हो चुकी है और मैं जो हूँ अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज दे वॉन्ट मी टू फ्लाई एंड उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा रही हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से आपके वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेरेंट्स आपके पास हैं। कुछ कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए? थैंक यू, यू हैव डन ऑल द थिंग्स
एंड नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी कि जैसा और बाकी पेरेंट्स के साथ मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी पेरेंट्स अपनी जगह होंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स द वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स आई एवर सीन। एंड नाउ मैं उनको प्राउड फील कराऊंगी एंड दिखाऊंगी कि हाँ मैं वही थी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और आज आप इस जगह यहाँ से उठ के आप वहाँ तक आ चुके हो। अब कोई बेटे के नाम से नहीं, मेरे नाम से मेरे मम्मी पापा को चलना। गुड, तो आप अपने पापा को वीजा दो जी। थैंक यू। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहूँगा सर कि बेटी को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, और मैं वेस्टर्न ओवरसीज के थैंक्स कहना चाहता हूँ प्रदीप बालन जी, जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट करा, और मेरे ख्याल से और नहीं कर पाता। सर देखिए जी जी, आप काफ़ी आभारी हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया बच्चे को भी, और हमें भी कभी फील नहीं होने दिया भैया हम कहीं अलग आए हैं। थैंक यू। तो मैं कहना चाहूँगा वेस्टर्न ओवरसीज के पास आप जो भी फाइल वगैरह वीज़ा लगवाना चाहते हो भाइयों, मैं तो ये कहूँगा कि अपनी बेटी को पढ़ाओ बेटे को भी, लेकिन बेटी की तरफ ध्यान दो। ये ना हो भैया आप शादी करी और अपना निफराम हो गया, नहीं, पढ़ाओ, यहाँ नहीं वहाँ पढ़ाओ, यानी कि दूसरे विदेश में, या फिर यहाँ भी पढ़ाओ, तो उसको अच्छी एजुकेशन दो, ना कि उसको ये भी शादी कर दी और अपना काम निमट गया, नहीं। थैंक यू। थैंक यू पारुल, आपने वेस्टर्न ओवरसीज को चूज किया। थैंक यू प्रदीप राणा जी, आपने वेस्टर्न ओवरसीज को चूज किया, और आप हैं तो हम हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की हमेशा हम वैल्यू करते हैं कि ये अपने करियर बनाना चाहते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज ने थोड़ा सा योगदान दिया है, तो आप भी, थैंक यू सर, थैंक यू, आप अगर समझते हैं तो, लेकिन आप हैं तो हम हैं। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, फिनिश करना चाहूँगा, बट उससे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी अगर पजल हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप को लेके, या आईएलटीएस या पीटी को लेके, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज। आप यहाँ आइए, डेमो लीजिए आप आईएलटीएस और पीटी में, और देखिए कि भाई क्या डिफरेंस है अदर इंस्टीट्यूट्स और वेस्टर्न ओवरसीज में। अगर वीज़ा लगवाना है तो एक बार काउंसलिंग के लिए आइए, आप देखिए कि भी अदर इंस्टीट्यूट से आपने काउंसलिंग ली थी और यहाँ से काउंसलिंग ली, उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगेन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज एंड फील द डिफरेंस। थैंक यू सर।